गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर अभिव्यक्ति माध्यम का पार्ट 2 समझाने जा रही हूँ। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि संचार के प्रकार क्या होते हैं। तो संचार एक जटिल प्रक्रिया है और उसके कई रूप या प्रकार हैं। हम यहाँ अध्ययन की सुविधा के लिए उसको सरल बनाने के लिए उसे अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। वैसे संचार के विभिन्न रूप या प्रकार एक दूसरे में काफ़ी घुले मिले हैं, उन्हें अलग अलग देखना काफ़ी मुश्किल है। अब बच्चों मैं बताऊंगी कि संचार के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो संचार के 6 प्रकार होते हैं: सांकेतिक संचार, मौखिक संचार, अमौखिक संचार, अंतःवैयक्तिक संचार, समूह संचार और जन संचार। तो सांकेतिक संचार क्या है? सांकेतिक संचार का अर्थ है संकेतों द्वारा संदेश पहुंचाना। मनुष्य का हाथ जोड़ना, पांव छूना, हाथ मिलाना, मुट्ठी कसना, सिग्नल देना, लाल बत्ती होना, हरी बत्ती आदि सांकेतिक संचार है। इनमें मनुष्य अपने अंगों का या अन्य उपकरणों का प्रयोग करता है। आदिम युग में ये साधन ही सबसे महत्वपूर्ण रहे होंगे। आज इनका महत्व सहायक या गौड़ संचार के रूप में सीमित हो गया है। अब मैं बताऊंगी मौखिक संचार क्या है। मुख द्वारा व्यक्त ध्वनियों के माध्यम से जो संदेश पहुंचाया जाता है उसे मौखिक संचार कहते हैं। आपसी बातचीत, टेलीफोन, भाषण देना आदि मौखिक संचार के ही रूप है। अमौखिक संचार क्या है? मौखिक संचार के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के संचार साधन अमौखिक संचार कहलाते हैं। सांकेतिक संचार, लिखित संचार, चित्र, फिल्म आदि द्वारा संचार। अब बच्चों अंतःवैयक्तिक संचार। अंतःवैयक्तिक संचार क्या है? अंतःवैयक्तिक संचार का आशय है एक व्यक्ति का अपने आप से बातचीत करना। प्रायः मनुष्य अकेला होने पर भी अपने से बातचीत करता रहता है। वह भाषा या स्मृतियों, गीतों आदि के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करता है। ऐसा संचार वैयक्तिक संचार होता है, इसलिए इसे अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं। डायरी लेखन, आत्मपरक वैयक्तिक कविताएं भी अंतःवैयक्तिक संचार के अंग कहे जा सकते हैं। अब अंतर्वैयक्तिक संचार दो व्यक्तियों के मध्य होता है। दो मित्रों की बातचीत, पिता पुत्र, माँ बेटी या अन्य किसी परिचित अपरिचित से बातचीत इसी कोटि के अंतर्गत आती है। नौकरी के लिए दिया गया साक्षात्कार भी अंतर्वैयक्तिक संचार का ही उदाहरण है। अब समूह संचार क्या होता है? जब व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि एक से अधिक व्यक्तियों से बात करता है या किसी समूह के सदस्य आपस में विचार विमर्श करते हैं तो उसे समूह संचार कहते हैं। जैसे मान लीजिए कक्षा में पढ़ाना या पढ़ना, किसी संस्था की बैठक, चर्चा या भाषण, जलसा जुलूस समूह संचार के उदाहरण हैं। समूह संचार का उद्देश्य सामूहिक संदेश देना होता है। इसमें कोई एक व्यक्ति भी बात करता है तो सबके लिए करता है। सामूहिक मुद्दों पर भी की गई वार्ता समूह संचार के अंतर्गत आती है। अब बच्चों लास्ट है जनसंचार। जनसंचार नई सभ्यता का शब्द है। जब से संचार के नई तकनीकी साधन, मुद्रण, प्रसारण यंत्र आदि विकसित हुए तब से यह शब्द प्रयोग में आने लगा। जब हम किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने की बजाय किसी यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। जैसे प्रत्यक्ष कक्षा पढ़ाना जनसंचार नहीं है, किंतु दूरदर्शन पर पढ़ाया गया पाठ्यक्रम जनसंचार कहलाएगा। इसी प्रकार समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, फिल्म, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि जनसंचार के माध्यम हैं। अब जनसंचार अन्य संचारों की तुलना में किस कारण महत्वपूर्ण है? तो ये व्यक्तिगत या समूह संचार का दायरा सीमित होता है। बड़ी बड़ी रैलियों, मेलों, चुनावी सभाओं, धार्मिक आयोजन की बात करें तो भी उसका व्याप अधिकतम लाखों तक हो सकता है, किंतु रेडियो, समाचार पत्र, इंटरनेट, दूरदर्शन आदि माध्यमों का फैलाव करोड़ों श्रोताओं या दर्शक तक हो सकता है। वास्तव में जनसंचार हजार हजार बाहुओं वाला देवता है। इसकी महत्ता सर्वोपरि है। जनसंचार की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं, जैसे सार्वजनिक, अत्यधिक व्यापकता, औपचारिक संगठन, द्वारपालों का नियंत्रण। तो सार्वजनिक क्या होता है? फीडबैक या प्रतिक्रिया का अभाव। तो सार्वजनिक क्या है? जनसंचार की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के मध्य
किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या सीधा संबंध नहीं होता। एक ही कार्यक्रम एक ही समय में देश विदेश के अनेक नगरों में अनेक वर्गों के लोग देख रहे होते हैं। इन कार्यक्रमों में सभी की रुचि सार्वजनिक महत्व के कारण होती है। अत्यधिक व्यापकता जनसंचार माध्यमों के व्याप की संभावना करोड़ों अरबों तक हो सकती है। क्रिकेट का खेल हो, विशेष राजनीतिक सामाजिक अवसर हो, इनका दर्शन करोड़ों लोग एक साथ करते हैं। औपचारिक संगठन क्या होता है? जनसंचार के सभी माध्यम किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि एक औपचारिक संगठन द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे समाचार पत्र विभिन्न प्रकाशन समूहों द्वारा चलाए जाते हैं। हिंदुस्तान समूह, जागरण समूह ऐसे ही प्रकाशन समूह हैं। रेडियो, दूरदर्शन आदि भी ऐसे ही संगठनों द्वारा संचालित होते हैं। द्वारपालों का नियंत्रण। किसी भी जनसंचार माध्यम में अनेक द्वारपाल यानी कि गेट कीपर होते हैं। ये द्वारपाल प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री का निर्धारण तथा नियंत्रण करते हैं। समाचार पत्रों के संपादक, सहायक समाचार संपादक, सहायक संपादक, उप संपादक आदि तय करते हैं कि पत्र कौन सी सामग्री छपेगी। ये द्वारपाल 3 मूल्यों की रक्षा करते हैं: सार्वजनिक हित, पत्रकारिता के सिद्धांत और आचार संहिता। अब बच्चों आया फीडबैक, प्रतिक्रिया का भाव। जनसंचार के माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित सामग्री की प्रतिक्रिया तुरंत नहीं मिलती। प्रायः विविध प्रकार के सर्वेक्षणों या श्रोताओं अथवा दर्शकों के पत्रों के माध्यम से ही इनकी लोकप्रियता या अरोचकता का ज्ञान होता है। अब जनसंचार के कार्य क्या हैं? तो देखिए, जनसंचार का कार्य है सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, निगरानी करना, एजेंडा तय करना और विचार विमर्श करना। तो सूचना देना यानी कि जनसंचार के माध्यमों का प्रथम और प्रमुख कार्य सूचना देना है। प्रिंट मीडिया का तो नाम ही समाचार पत्र है। दूरदर्शन हो या इंटरनेट, इनका भी प्रमुख कार्य तेजी से सूचनाएं वितरित करना है। शिक्षित करना यानी कि जनसंचार माध्यम जनता को शिक्षित और सजग बनाते हैं। समाचारों के अतिरिक्त नई नई जानकारियां देने भी जनसंचार का धर्म है। मनोरंजन करना, जब से रेडियो दूरदर्शन का आविष्कार हुआ है तब से जनसंचार का मुख्य कार्य मनोरंजन करना हो गया है। भारत की अधिकांश जनता इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों का उपयोग मनोरंजन के लिए करती है। निगरानी करना, जनसंचार माध्यम लोकतंत्र के पहरेदार हैं। वे समाज की किसी भी समस्या के विरुद्ध जनमत तैयार करते हैं। सरकार, धर्म केंद्र या अन्य किसी संस्था के अनैतिक कार्यों के विरुद्ध जनमत बनाते हैं। एजेंडा तैयार करना, जनसंचार माध्यम योजना पूर्वक किसी मुद्दे को उठाकर उसे देश समाज के केंद्र में ले आते हैं। वे सरकार तथा समाज के प्रतिनिधियों के मत देकर तथा मुद्दों को व्यापक महत्व देकर समाज को किसी खास दिशा में मोड़ देने का प्रयत्न करते हैं। विचार विमर्श करना, तो जनसंचार के माध्यम विभिन्न मतों पर विचारों का आदान प्रदान भी कराते हैं। एक और मुख्य संपादक संपादकीय लिखकर तथा प्रसिद्ध विद्वानों के लेख छपाकर जनता को प्रभावित करते हैं। दूसरी ओर पाठकों की आवाज़ भी समाचार पत्र, पत्रिका, दूरदर्शन में व्यक्त होती है। इस प्रकार जनसंचार माध्यम एक विचार मंच बन जाता है। अब जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं? तो समाचार पत्र, पत्रिका यानी कि प्रिंट मीडिया, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट। तो मीडिया क्या है? मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और इसलिए विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग काम करते हुए भी लोक इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते। आम लोगों की सीधी आवाज़ मीडिया के द्वारा ही इन तीनों तक पहुंचती है और ये लोक इच्छा के अनुरूप कार्य करते हैं। जब तक इनकी जनता के प्रति सीधी जवाबदेही नहीं होती, लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। इसलिए मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की पहली विशेषता यह है कि यह संचार का ऐसा माध्यम है जिसके लिए यंत्र की उपस्थिति आवश्यक है। यंत्र के माध्यम से इसके द्वारा प्रसारित की गई बात लाखों करोड़ों लोगों तक अबाध रूप से पहुंच जाती है। दूसरी बात यह है कि इसके द्वारा प्रसारित बात को काटा छाटा जा सकता है और लंबे समय तक रिकॉर्ड रखा जा सकता है। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को ये बताया
कि जनसंचार क्या होता है, उसके क्या कार्य होते हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।